नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का लेट्स लर्न इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पर। तो आज के हमारे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है थीम्स ऑफ द नॉवेल संस्कारा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के एग्ज़ाम की जो डेट है अभी पास आ गई हैं और अभी इस शॉर्ट पीरियड में हमें अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। सो मैंने अपने पिछले वीडियो में इस पूरे नॉवेल की समरी को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, उस समरी को अब तक नहीं पढ़ा है, तो आप इस आई के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा एंड अगर आप लोग चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको सारे के सारे समरी के नोट्स भी उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आइए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है थीम्स ऑफ द नॉवेल संस्कारा। तो ये जो पूरा नॉवेल है संस्कारा, ये यू.आर. अनंत मूर्ति द्वारा लिखा गया है और यू.आर. अनंत मूर्ति के बारे में भी मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आप चाहें तो इनके बारे में डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं। तो इस पूरे नॉवेल में उन्होंने जो सब्जेक्ट मैटर को अपनाया है, उसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस होल नॉवेल इज़ द कास्ट सिस्टम। यहाँ पर इस पूरे नॉवेल में एक कास्ट सिस्टम को सबसे ज़्यादा डिपिक्ट किया गया है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। जैसा कि मैंने आप लोगों से अनटचेबल्स में भी ये बताया था कि वहाँ भी अनटचेबल्स में भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा रिजिड तरीके से फॉलो किया गया है। सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ भी देखने को मिलेगी यू.आर. अनंत मूर्ति के नॉवल में, जहाँ ब्राह्मण कास्ट को लेके और उनके रिचुअल्स को लेके इतनी ज़्यादा रूढ़वादिता होती है कि एक पर्सन के डेड बॉडी को भी रिचुअल्स के तौर पे वो जलाना ज़्यादा पसंद करते हैं और वो ये देखते हैं कि रिचुअल्स जो है वो एक डेड पर्सन से कई ज़्यादा ऊपर है। तो अगर आप लोगों ने समरी नहीं देखी है तो आप लोगों ने समरी जा करके मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहला जो है कास्ट सिस्टम, वो हमें ये बताता है कि हिंदू सोसाइटी में कैसे ब्राह्मणिकल कल्चर फॉलो होता है। एंड नारायणप्पा एंड परनेश आचार्य, ये दोनों ही प्रोटैगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट हैं इस पूरे नॉवेल के। जो परनेश आचार्य हैं वो एक वेदांता शिरोमणि होते हैं, उन्हें क्रेस्ट ऑफ ज्वेल का खिताब मिला हुआ होता है, शीर्षक उन्होंने हासिल की होती है, वेदों की उन्होंने पढ़ाई की होती है। और नारायणप्पा जो है, जो कि एक एंटी ब्राह्मणिकल फैमिली से बिलोंग करता है, वो होता तो ब्राह्मण है लेकिन उसके जितने भी वेज होते हैं वो एंटी ब्राह्मणिकल होते हैं। लिकर पीना एंड मीन्स मीट खाना, मीट कंज्यूम करना, बाकी वो अपनी जो कॉन्क्यूबाइन है चंद्री, उसके साथ रहना, उसके द्वारा पकाया गया खाना खाना। तो इन सारी चीज़ों को शालिग्राम जो हैं उन्हें पानी में फेंक देना एंड फिश जो है गणपति टेम्पल के सामने से वो वहाँ से कलेक्ट करके उसका करी बनाना, मीन्स बहुत से उन्होंने ऐसे डीड्स किए होते हैं। उनके कार्यकलाप कुछ इस तरीके से होते हैं कि उन्हें उनके मृत्यु के बाद में उनका दाह संस्कार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला जो है कास्ट सिस्टम। इन दिस नॉवेल द ऑथर ड्वेल्स ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम दैट अफेक्ट्स फ्रॉम आइडेंटिटी एंड मैरिज टू डेथ। मतलब एक इंसान की आइडेंटिटी किस तरीके से बनती है। परनेश आचार्य जो हैं वो 17 साल की उम्र से ही वेदांत शिरोमणि का जो टाइटल है उसे हासिल करने के लिए वो वेद शास्त्र पढ़ने के लिए बनारस जाते हैं। बनारस से वे अपना अध्ययन करके वापस आते हैं। उनकी जो मैरिज है, मैरिज भी उन्होंने एक इनवैलिड गर्ल से की होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ये मानना होता है। यहाँ हमें यू.आर. अनंत मूर्ति ने अपने कैरेक्टर परनेश आचार्य के जरिए ये बताया है कि किस तरीके से सैल्वेशन अटेंड करना इतना इम्पॉर्टेंट है कि परनेश आचार्य एक इनवैलिड गर्ल से शादी करते हैं जिनका नाम भगीरथी होता है और वो अपने आप को पूरी तरीके से उनकी सेवा में समर्पित कर देते हैं और पूरे लाइफ भर उनकी सेवा करना और अपने आप को डिज़ायर से दूर रखना और सैल्वेशन अटेंड करना, इन तीन चीज़ों को ही अपने लाइफ का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो बना लेते हैं। Then the protagonist belong to the Brahmanical caste but no longer practices Brahmanism in any way। यहाँ जो नारायणप्पा है वो तो ब्राह्मणिकल कास्ट को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी वो उनके ऑर्थोडॉक्स वेज को हमेशा क्रिटिसाइज करता है एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वो मिलकर हमेशा जितने भी काशी के जो ब्राह्मण होते हैं दुर्वासापुरा के, उन्हें बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करता है, उनके ब्राह्मणिकल वेज को अब्यूज़ करता है। हाउएवर द रियलिटी ऑफ एवरीवन इन द कम्युनिटी इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम। जबकि उस कम्युनिटी में जितने भी ब्राह्मण्स होते हैं उनका एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मीन्स रिचुअल्स को लेकर के उनकी मेंटालिटी सिमिलर होती है। देयर बाय नारायणप्पा फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम द पीपल। इसलिए बाकी जहाँ एक पूरा समूह है लोगों का जो कि कास्ट सिस्टम को सुपीरियर मान रहा है, वहाँ पे एक ऐसा इंसान अगर चला जाए जो कि इन सारे ऑर्थोडॉक्स वेज को
मान्यता ही नहीं देता तो उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा ही जाएगा। वही होता है नारायणप्पा के साथ। द मेन मैसेज ऑफ द नैरेटिव इज टू हाईलाइट द रेस्ट्रिक्टिव नेचर एंड समटाइम्स ऑप्रेसिवनेस ऑफ द कास्ट सिस्टम। यहाँ पर हमें UR अनंतमूर्ति ने ये भी दिखाया है कि जो हाईलाइट है इस पूरे नॉवेल का वो है एक रेस्ट्रिक्टिव नेचर, किस तरीके से एक इंसान को एक ब्राह्मण होने का टैग लगा दिया जाता है एंड उसे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से रिजिस्ट सिस्टम को, यानी कि जो फिक्स्ड सिस्टम है, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो ये एक रूढ़वादिता यहाँ लोगों की मानसिकता में देखी गई है। जो सेकंड चीज़ है, मीन्स जो सेकंड थीम है सब्जेक्ट मैटर, वो है सेल्फ डिस्कवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आप लोगों से बता दूँ, यहाँ सेल्फ डिस्कवरी की अगर बात हो रही है तो यहाँ सेल्फ डिस्कवरी परनेश आचार्य जो हैं उन्होंने किया है, क्योंकि परनेश आचार्य की यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी तब हुई जब उन्होंने अपने लाइफ में एक मिस्टेक कमिट किया। नारायणप्पा और परनेश आचार्य जो हैं ये दोनों ही एक दूसरे को रिजेंबल करने लगे। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे वैसे तो ये दोनों। जहाँ एक ऐसा इंसान है जो कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करता है, वो है परनेश आचार्य। वो एक स्ट्रेट वे में अपने सैल्वेशन को अटेंड करने में लगे रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ नारायणप्पा होता है। और इस पूरे नॉवेल में अगर आप चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन देखें, नॉवेल को पढ़ें इत्मीनान से, तो आप लोगों को ये जानकारी हासिल होगी कि परनेश आचार्य बहुत कोशिश भी करते हैं। जब वह जिंदा होता है नारायणप्पा, उसके घर भी जाते हैं, यहाँ तक कि उसे समझाने की भी कोशिश करते हैं कि तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो गलत है और तुम्हें इस तरीके से ब्राह्मण के वेस को, उनके रिचुअल्स को, उनके प्रिंसिपल्स को अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन उस वक्त वो अपने सिस्टम को फॉलो करता है, अपने प्रिंसिपल्स को, एंटी ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करता है और यह कहता है कि तुम्हें, यहाँ पर बहुत सारे मीन्स वर्ड्स जैसे कि मत्स्यांगिनी एंड और भी बहुत सारी अप्सराओं का नाम वो बोलते हैं और उन्हें वो अपना मत देते हैं। नारायणप्पा उनसे कहते हैं कि तुम्हें इन सारी चीज़ों को, इन ब्राह्मणिकल वेस को छोड़कर मत्स्यांगिनी एंड बाकी जितने भी मीन्स अप्सराएँ होती हैं उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब वो उन्हें अपना मत देते हैं और ये उन्हें अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो देने चाहते हैं। तो दोनों के बीच में एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट नज़र आया है। लेकिन जब इनकी डेथ हो जाती है और बहुत ज़्यादा मीन्स वेद पुराणों में ढूंढने के बाद भी और दिन भर प्रार्थना करने के बाद भी जब इन्हें उत्तर हासिल नहीं होता है और चंद्री इनका वेट कर रही होती है बाहर, और फिर इन दोनों के बीच में जब एक सेक्सुअल रिलेशन क्रिएट होता है, उसके बाद एक तरीके से नारायणप्पा की जो बॉडी होती है वो अभी तक क्रीमेट नहीं हुई रहती है और कहीं ना कहीं उसका जो सोल है वो उससे ये कह रहा होता है कि आई वॉज नॉट रॉन्ग, हैव आई नॉट गिवन यू द आइडिया ऑफ मत्स्यांगिनी। यानी कि वो ये कहता है कि जो काम तुम अभी कर रहे हो, क्या वो काम करने का राय मैंने तुम्हें पहले नहीं दिया था। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है परनेश आचार्य, वह जूझते रहते हैं। अब यहाँ देखें तो नारायणप्पा चूजेस टू एम्बेरेस द अर्थली थिंग्स दैट दे आर प्रोहिबिटेड बाय द ब्राह्मण प्रिंसिपल्स, वाइल परनेश आचार्य एज अ डिवोट लीडर प्रेजेंट्स द राइटियसनेस, यानी कि वो ब्राह्मणिकल वेस को राइट कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लीडर है मिस्टेकनली इंडल्जेंस इन सम वाइसेस, यानी कि कुछ उनसे एक ऐसी गलती होती है। चंद्री के साथ इंटीमेट होना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी, पहली, आप ये कह सकते हैं कि ये उसके लाइफ की पहली और आखिरी गलती होती है जो उन्होंने कमिट की होती है। और यहीं से हमारे पूरे नॉवल का जो सेंट्रल थीम है वो चेंज हो जाता है। उन्हें लास्ट में एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि रिचुअल्स आर गुड एट देयर प्लेसेस बट ह्यूमैनिटी इज़ द बिगेस्ट कास्ट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के और कोई धर्म नहीं होता। ये इन्हें नॉवल के एंड में रियलाइज़ होता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थीम के तरफ, जो कि है ग्रीड। ग्रीड का मतलब होता है दोस्तों लालच। दो द ब्राह्मण कम्युनिटी इज रन बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड वैल्यूज दैट इंडिविजुअल अबाइड्स बाय, नारायणप्पा डिसरप्ट्स दैट स्टेटस को। यानी कि क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया है ऑलरेडी कि ब्राह्मण कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन नारायणप्पा ब्राह्मण होने के बावजूद इन सब चीज़ों को अपोज करता है। सिंस नो एक्टिविटी कैन टेक प्लेस अंटिल द डेथ रिचुअल्स आर परफॉर्म्ड, क्योंकि जब तक उसकी बॉडी को क्रिमेट नहीं किया जाएगा दोस्तों, तब तक उस गांव का कोई भी ब्राह्मण खाना नहीं खा सकता है। इस वजह से द पीपल बिकम डेस्परेट। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं कि वो इस चीज़ का आंसर ढूंढने के लिए
हर जगह, हर गली, हर जर्रे को तलाश करते हैं। अब दोस्तों होता यहाँ ये है कि जो परनेश आचार्य हैं उन्हें जब आंसर नहीं मिलता है, सिंस ही इज अ नॉन ब्राह्मीण, मीन्स परनेश आचार्य लैक्स द आंसर सिंस अ नॉन ब्राह्मीण कैन नॉट कंडक्ट द क्रीमेशन, क्योंकि एक नॉन ब्राह्मीण के द्वारा एक ब्राह्मीण का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता, तो किसी भी ब्राह्मीण को अलाउड नहीं है, कोई भी ब्राह्मीण भी उसके आगे नहीं आ रहा है। तो और चंद्री जो है, चंद्री यहाँ पर एक दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अपने सारे गोल्ड्स को न्यौछावर कर देती है और इस कॉम्प्लिकेट को, मीन्स इस इशू को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। उस वक्त लोग जो है सिर्फ लालच के ज़रिए वो गोल्ड को पाना चाहते हैं और उसकी बॉडी को क्रीमेट करना चाहते हैं, लेकिन वो वो ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग नहीं करते। द मैन इन द कम्युनिटी हैव नो ग्रैपल विद देयर बिलीफ एंड ग्रीड बट कम्स टू द लेटर। नाउ इट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर फ्रेजाइल फेथ सिंस अर्थली पोजेशन करप्ट देयर माइंड डिस्पाइट देयर इनिशियल रिजर्वेशंस। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया दोस्तों, ऑल्दो वो ब्राह्मण कास्ट को बिलोंग करते हैं, यहाँ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देना चाहूँगी दो अहम कैरेक्टर का, जिनका नाम है लक्ष्मणाचार्य और जो हमारा सेकंड है वो है गरुड़ाचार्य। ये दोनों जो हैं ये भी ब्राह्मण्स ही होते हैं, गरुड़ा एंड लक्ष्मणा, लेकिन ये उसके रिश्तेदार यानी कि नारायणप्पा के रिश्तेदार होते हुए भी वो बाकी सारे ब्राह्मण्स की नज़रों में अपने आप को उच्च दिखाने के लिए, यानी कि अपने आप को बहुत ही अच्छा साफ सुथरा दिखाने के लिए ये कहते हैं, सिंस ही हैज़ पैक्ड हिज कार्ड्स विद सिन वी आर नॉट गोइंग टू क्रीमेट हिज बॉडी। ये एक लाइन है नॉवेल में, आप लोगों को बहुत फेमस लाइन मिलेगा, क्योंकि उसने अपना जितना भी कार्ड्स है वो पापों से भर लिया है, उसके पाप का घड़ा इतना ज़्यादा भर चुका है कि अब हम उसकी बॉडी को क्रीमेट नहीं करेंगे, अब हम उसे अपना रिश्तेदार मानने से भी वो ठुकरा देते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ होता ये है कि वही दूसरी तरफ जब ये लोग चंद्री के गोल्ड को देखते हैं तो इनका पूरा ईमान पलट जाता है। जो लोग कल तक उसे अपना रिश्तेदार मानने से भी मना कर रहे थे, वो आज गोल्ड के लालच में आकर के उसकी बॉडी को क्रीमेट करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ग्रीड को भी एक सेंट्रल थीम माना गया है दोस्तों, कि लालच एक ऐसी चीज़ है जिसने इनके सारे इनिशियल रिजर्वेशन को बंद कर दिया, उनके सारे रास्तों को बंद कर दिया, और इन सभी कैरेक्टर्स के ऊपर में, वो सारे ब्राह्मण्स के ऊपर में लालच हावी हो जाता है जब चंद्री अपना गोल्ड ऑफर करती है उस इंसान को जो इनके दाह संस्कार को करेगा, उसे मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थीम की तरफ, जो कि है बैटल बिटवीन धर्मा एंड अधर्मा। धर्म के बीच में और अधर्म के बीच में यहाँ बैटल कैसे होता है देखिए। द नॉवेल संस्कारा बिगिंस विद द डेथ ऑफ नारायणप्पा इन दुर्वासापुरा अग्रहारा। ही इज एन एंटी ब्राह्मणिकल। ये तो हम सभी को पता है दोस्तों कि वो एक एंटी ब्राह्मणिकल होता है और उसने अपने पूरे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणिज्म को और उनके ऑर्थोडॉक्स वेज को अब्यूज किया होता है। द वेज एंड द बिलीफ ऑफ हिज अग्रहारा काउंटर पार्ट्स ही हैज़ बीन अ हेडेक टू द फेलो ब्राह्मण्स। मतलब वो बाकी सभी के आंखों में एक तरीके से कंकड़ की तरह चुभ रहा होता है दोस्तों, और